हेलो टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक का नेम है हमारा सिलेक्शन रूल। तो जैसा आपको पता है ये चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होती हैं जिनमें बहुत सारी ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल है। अब अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो काफी ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम सभी ट्रांजिशंस को करवाने के लिए शायद जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड ना करवा पाए। तो जितनी रिएक्शंस या जितनी ट्रांजिशंस हमारी थ्योरेटिकली पॉसिबल होती हैं उतनी ट्रांजिशंस हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो हमें उन सभी पॉसिबल थ्योरेटिकल ट्रांजिशंस में से उन ट्रांजिशंस को छांटना है, उन ट्रांजिशंस को अलग करना है जो ट्रांजिशंस हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो सेट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल ट्रांजिशंस में से जब हम प्रैक्टिकल ट्रांजिशंस को अब अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं, तो उन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन रूल बोलते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स हमारे बेसिकली वही रूल्स होते हैं जो हमें प्रैक्टिकल ट्रांजिशंस के बारे में, जो प्रैक्टिकली अलाउड है, उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हमें कुछ एक बातें बताती हैं। तो सिलेक्शन रूल के बारे में हमें यहाँ पे दो ही रूल पढ़ने हैं। वो दो रूल हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हमें यहाँ पे करवा रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवानी होती है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वैलिडिटी पता करने के लिए ये दो रूल जो है वो सफिशिएंट रहेंगे। पहला रूल होता है हमारे पास स्पिन फॉरबिडन रूल। स्पिन फॉरबिडन रूल को मैं अगर आपको सिंबल वाइज रिप्रेजेंटेशन करके बताऊं तो सिंबल वाइज हमें रिप्रेजेंट करेंगे इसको डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में एक्साइट होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो स्पिन स्टेट इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में थी वही स्पिन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए। सपोज करो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लॉकवाइज था, एक्साइटेशन होने पे ये हायर लेवल पे चला गया और हायर लेवल पे जाके इसने अपनी स्पिन चेंज कर ली है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन जो होती है वो हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। प्रैक्टिकली जब हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाएगा तो वो अपने स्पिन के अंदर चेंज नहीं करता है। सिमिलरली सपोज करो मेरे पास ग्राउंड लेवल पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्साइटेड पे जाके अनपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ग्राउंड में पेयर थे तो उनकी स्पिन 0 आ रही थी। अगर वो एक्साइटेड में जाके अनपेयर्ड हो गए हैं तो उनकी स्पिन 1 आएगी, स्पिन में चेंज हो गया, व्हिच कांट बी पॉसिबल। तो ऐसी जितनी भी ट्रांजिशंस होती हैं जिनमें हमारा स्पिन नंबर चेंज नहीं होता वो अलाउड होती हैं। जिनमें स्पिन चेंज हो जाएगी वो ट्रांजिशंस हमारी फॉरबिडन हो जाएगी, और इसी रूल को हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन रूल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये दो ट्रांजिशंस हैं। एक ट्रांजिशन है फ्रॉम 3f टू 3p और एक ट्रांजिशन है फ्रॉम 3f टू 1f। नीचे वाली ट्रांजिशन जो है वो थ्योरेटिकली पॉसिबल होगी लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ये वाली ट्रांजिशन है हमारी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि इस ट्रांजिशन में हमारा स्पिन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। वो पहले भी 3 था, बाद में भी 3 है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन करते टाइम चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 है, इसलिए ये ट्रांजिशन हमारी अलाउड है। लेकिन अगर आप नीचे वाली ट्रांजिशन की बात करो तो यहाँ पे 3f से 1f जाते टाइम स्पिन जो है वो चेंज हो गई और स्पिन चेंज होना अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल नहीं होगी, ये फॉरबिडन है। तो ये था हमारे पास हमारा पहला रूल जिसे हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन रूल।
अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का जो सेकंड रूल है हमारे पास, वो सेकंड रूल है हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन रूल। सेकंड वन इज लेपोर्टे फॉरबिडन रूल। अब लेपोर्टे फॉरबिडन रूल हमें क्या बताता है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा इसी फॉर्म में, तो ये है हमारा डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जाएगा तो उसके एल की वैल्यू में चेंज होना जरूरी है। एल की वैल्यू का मतलब है कि एंगुलर क्वांटम नंबर में चेंज होना जरूरी है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कोई भी ट्रांजिशन S to S करवाता हूं तो वो ट्रांजिशन मेरी फॉरबिडन होगी, क्योंकि इसके अंदर ग्राउंड स्टेट में भी s ऑर्बिटल है, हायर स्टेट में भी s ऑर्बिटल है। L जो है वो चेंज नहीं हुआ, डेल्टा L 0 है। अगर हमने ट्रांजिशन को पॉसिबल करना है तो L के अंदर चेंज होना जरूरी है, क्योंकि इस ट्रांजिशन में L के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो ये ट्रांजिशन हमारी फॉरबिडन है। लेकिन अगर मैं मेरे S वाले इलेक्ट्रॉन को P में या D में या F में एक्साइट करवा देता तो ये ट्रांजिशन जो है वो मेरी पॉसिबल होती, क्योंकि इनके अंदर L की वैल्यू जो है उसमें चेंज हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये हमारे पास हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन रूल है। हमें उन्हीं ट्रांजिशंस को अलाउड बोलना है जो इन दोनों सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करेंगी। सपोज करो हमारा स्पिन फॉरबिडन वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, लेकिन लेपोर्टे वाला फॉलो नहीं हो रहा, तो उसे फिर मैं अलाउड नहीं बोलूंगा। जैसे सपोज करो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या केस है हमारे पास, इसमें हमारे पास स्पिन चेंज हो गई। स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, गलत हो गया। ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा, ऑर्बिटल चेंज होना चाहिए, तो वो भी गलत हो गया। तो ये स्पिन फॉरबिडन भी है और लेपोर्टे फॉरबिडन भी है। और एग्जांपल देखते हैं, देखो अब इस वाले केस में हमारे पास 3x3 स्पिन स्टेट जो है वो सेम है, स्पिन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो हो सकता है ये स्पिन अलाउड हो, लेकिन ऑर्बिटल का चेंज होना जरूरी है ना। ऑर्बिटल हमारे पास S था, अभी भी S ही है, तो हमारा L जो है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये लेपोर्टे फॉरबिडन है। तो हो सकता है ये स्पिन अलाउड हो लेकिन लेपोर्टे फॉरबिडन है। मैंने बोला कि दोनों का फॉलो होना जरूरी है, तो यहाँ पे हमारा लेपोर्टे रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए ये ट्रांजिशन भी हमारी फॉरबिडन है, अलाउड नहीं। अब ये ट्रांजिशन देखो, इस ट्रांजिशन में हमारे पास S की वैल्यू सेम रह रही है, सही है, L की वैल्यू चेंज हो रही है, सही है, यानी कि दोनों तरीके से ये हमारी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है। ये ट्रांजिशन हमारी स्पिन अलाउड भी है और ये ट्रांजिशन हमारी लेपोर्टे अलाउड भी है। तो ये दो हमारे सिलेक्शन रूल थे। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डाउट आ गया, जो मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो कलर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो हमें कलर दिखाते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन या ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। तो हमने डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में ये पढ़ा हुआ है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो कंपाउंड हमें मिलते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर अगर मुझे कलर मिल रहा है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कलर आ रहा होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का कलर आ रहा होगा ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। तो हमने तो ये रूल पढ़ा हुआ है कि डी ट्रांजिशन होती है और एफ ट्रांजिशन होती है, लेकिन अभी अभी हमने लेपोर्टे के अंदर पढ़ा कि अगर हमारा ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिशंस फॉरबिडन होती है। तो ऑर्बिटल तो इनमें भी चेंज नहीं हो रहा है, डी या एफ है, तो ये ट्रांजिशंस भी हमारे लेपोर्टे फॉरबिडन है। अगर ये ट्रांजिशन हमारी लेपोर्टे फॉरबिडन है तो ये अलाउड ही नहीं है जब, तो इनकी वजह से कलर कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन ट्रांजिशंस की वजह से जो कलर आएगा वो काफी लाइट आएगा, यानी कि पेल कलर्स आएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिशंस हमारी फॉरबिडन है, वो हमें पता लग ही चुका है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस है तो इनके अलाउड होने के ज्यादा चांसेस नहीं है, अगर ये होगी भी तो काफी वीक इंटेंसिटी शो करेंगी, इसकी वजह से कलर हमें काफी पेल मिलते हैं। लेकिन कई कंपाउंड्स के अंदर हमें कलर काफी डार्क भी मिलते हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ।
सपोज करो मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड जो है वो सेम नहीं आ रहे। जैसे सपोज करो ये केस हो गया, इसके अंदर हमारे पास 6 लिगेंड है जिसमें से 2 तो हैं ए टाइप के और बाकी के 4 जो हैं वो है एल टाइप के। तो क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स हमारे अलग अलग है इसलिए मेटल लिगेंड की बॉन्ड भी अलग अलग होगी। जैसे आप रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो मैंने ए वाली बॉन्ड्स को थोड़ा लंबा शो किया है एज कंपेयर टू एल वाली बॉन्ड्स। एल वाली बॉन्ड्स को मैंने इतना लंबा जो है वो शो नहीं किया। तो अलग अलग जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनकी मेटल्स के साथ इंटरेक्शन जो होती है वो अलग अलग होती है। कई लिगेंड्स की मेटल के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, वो क्या करते हैं छोटी बॉन्ड बनाएंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और कई लिगेंड्स की जो इंटरेक्शन होती है वो मेटल के साथ कम होती है तो वो वीक बॉन्ड बनाती हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या कंसेप्ट है देखो, क्योंकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 6 की 6 बॉन्ड्स जो है वो अनइक्वल हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये स्ट्रक्चर हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के लिए आपने क्या नाम पढ़ा था पहले चैप्टर में, टेट्रागोनल। तो एक्चुअल में ये हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। अब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ड्यू टू अनइक्वल बॉन्ड्स एंड डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स प्योर डीडी ट्रांजिशंस कैन नॉट टेक्स प्लेस। ऐसे स्ट्रक्चर्स में प्योर डीडी ट्रांजिशंस नहीं होती हैं। एक्चुअल में डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होने की वजह से वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल मिक्स हो जाती हैं। p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल मिक्स होने की वजह से हमारे पास pd मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल आते हैं जो ट्रांजिशन शो करती हैं। क्योंकि इसमें हमारे 2 ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स हो चुके हैं तो ये ट्रांजिशंस हमारी प्योरली dd नहीं रहती। अगर प्योरली dd होती तो वो लैपोर्टे ऑर्बिटल होती। क्योंकि यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है इसके d वाले इलेक्ट्रॉन इसके p में चले जाएं, मतलब हमारी जो ट्रांजिशंस हैं वो लैपोर्टे अलाउड हो जाएं। तो इन केसेस के अंदर हमारे पास प्योर dd ट्रांजिशंस नहीं होती। लेकिन छोटी क्लासेस में हमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता, हमें जस्ट बोल दिया जाता है dd ट्रांजिशंस। तो एक्चुअल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पे भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि dd ट्रांजिशंस हो रही हैं, वहां पे कभी भी प्योर dd ट्रांजिशंस नहीं हो रही होती। वहां पे हमें d ऑर्बिटल्स के अंदर थोड़ी बहुत p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। Therefore, these transitions can be allowed, वो हो सकती हैं, उनकी वजह से हमें कलर दिखता है। तो ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया जिसमें लिगेंड ही अलग अलग हैं। अब यहाँ पे लिगेंड अलग अलग थे तो स्ट्रक्चर हमारा डिस्टॉर्टेड हो गया, जिसकी वजह से हम ये वाला कंसेप्ट जो है वो लगा पा रहे हैं कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। हम बहुत कॉम्प्लेक्सेस ऐसे देखते हैं जिनमें 6 के 6 लिगेंड सेम होते हैं और बहुत बार पढ़ते भी हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स हो गया, अब इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और 6 के 6 लिगेंड सेम है। इनके अंदर भी कलर ऑब्जर्व होता है हमें, तो वो कैसे ऑब्जर्व होता है मैं वो बता रहा हूँ। अब इनके अंदर हमारे 6 के 6 लिगेंड सेम है, इसलिए सभी लिगेंड्स की जो मेटल के साथ इंटरेक्शन होगी वो सेम होगी। सभी लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल आएगी। हमारा स्ट्रक्चर होगा परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हमारे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में भी मेटल्स और लिगेंड्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो वाइब्रेट करने के किसी भी इंस्टेंट टाइम पे हो सकता है कि कोई बॉन्ड हमारी जो है वो स्ट्रेच हो गई हो और कोई बॉन्ड हमारी बेंड हो गई हो या कंप्रेस हो गई हो। अगर बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रेचिंग बेंडिंग हो रही है तो वहां पे हमें बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। और फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के इंस्टेंट के लिए हो सकता है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की वजह से हमारा जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो फिर से डिस्टॉर्टेड हो जाए। तो जो स्ट्रक्चर्स हमारे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होते हैं उनमें भी वाइब्रेशंस की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस होती रहती हैं और इसी डिस्टॉर्शन की वजह से उन परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में भी p और d ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। तो हमें वहां पे 100% प्योर डी ट्रांजिशंस नहीं मिलती, इसलिए वहां पे भी हमें कलर मिल जाता है। तो ये हमारे पास हमारी एक्सप्लेनेशन रहती है डी ट्रांजिशंस या एफ ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करने की। फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर डी ट्रांजिशंस या एफ ट्रांजिशंस के अलावा भी कई फिनोमिना होते हैं जिनसे हम कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट नाम पता होना चाहिए। तो डीडी और एफ ट्रांजिशंस की वजह से इन ट्रांजिशन से भी कलर जो है वो शो हो सकता है कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये हमारे पास हमारा सारा कंसेप्ट था यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स का।
अब सिलेक्शन रूल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे मूलिकन सिंबल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द मूलिकन सिंबल्स। अब मूलिकन सिंबल्स क्या होते हैं देखो, जैसे अपन ने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। जब हम हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे तो हमने ये देखा था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या टेट्राहेड्रल फील्ड में हमारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो हाई एनर्जी का होता है T2 सेट, सॉरी स्मॉल टी आएगा, हाई एनर्जी का होता है T2 सेट और लोअर एनर्जी का होता है E सेट। अगर मैं टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करूं, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करूं तो ऊपर आता है Eg सेट और नीचे आता है हमारा T2G सेट। तो जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग शो करते हैं। अब जैसे हमारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग शो करते हैं, वैसे ही इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जिनके अपन ने टर्म सिंबल्स निकाले, उन टर्म सिंबल्स की स्प्लिटिंग भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करके अलग अलग सेट्स को नाम देता हूं, वैसे ही जब आप अपने टर्म सिंबल्स की स्प्लिटिंग करेंगे, टर्म सिंबल्स की स्प्लिटिंग करने पे जो यहाँ पे मैं सिंबल्स दूंगा उन स्टेट्स को, उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, मूलिकन सिंबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टर्म सिंबल्स की स्प्लिटिंग जो है वो करके दिखाऊंगा और स्प्लिटिंग के बाद जो हमारे नई स्टेट्स आती हैं उनके लिए जो है वो सिंबल असाइन करूंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल फील्ड से स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि s ऑर्बिटल के पास टोटल है ही एक ऑर्बिटल, उसको भी स्प्लिट कर दोगे तो आधा ऑर्बिटल वो तो मीनिंगलेस हो गया। तो s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और एक ही टाइप का होता है, जिस वजह से वो ना तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट होता है और ना ही टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिट होता है, इसलिए s ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग शो नहीं होती। जैसे हमारे s ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग शो नहीं होती, सिमिलरली जो हमारा s टर्म सिंबल होता है उसकी भी स्प्लिटिंग नहीं होती, उसके अंदर भी हमें कोई स्प्लिटिंग ऑब्जर्व नहीं होती है। फिर मैं बात करता हूं हमारे p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल को जब मैं ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर रखता हूं तो इसकी एनर्जी में चेंज आता है, लेकिन जो हमारे p के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों के तीनों डिजेनरेट थे। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इक्वल चेंज आता है, मतलब अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो तीनों की इक्वली इंक्रीज होगी, और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी इस फील्ड में तो तीनों की इक्वली डिक्रीज होगी। मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल फील्ड हमारे p ऑर्बिटल्स को अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन तीनों ऑर्बिटल्स इक्वली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। अब तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स को इक्वल अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो चेंज होगी बट स्टिल तीनों सेम एनर्जी के रहे, तीनों में स्प्लिटिंग नहीं हुई। तो p ऑर्बिटल के अंदर भी हमें कोई स्प्लिटिंग नहीं मिलती, एनर्जी चेंज जरूर मिलेगा। सेम केस हमें मिला p के साथ। p टर्म सिंबल जो होता है, टर्म सिंबल्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स भी बोलते हैं, नोट्स के अंदर मैंने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स बोल रखा होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो हमारी जो p स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है इसके अंदर भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। इसके जो तीनों सबसेट्स होते हैं वो भी तीनों हमारे सेम एनर्जी के होते हैं, उन्हें फिर आप रिप्रेजेंट करते हैं t मूलिकन सिंबल से, बेटर बोलो तो T1 मूलिकन सिंबल से। तो ये हमारे पास हमारा मूलिकन सिंबल आ जाएगा p ऑर्बिटल के या p स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के तीनों ऑर्बिटल्स के लिए। फिर मैं बात करता हूं d की। अब d ऑर्बिटल तो आपने पढ़ा ही है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। d ऑर्बिटल जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज T2 और Te। एनर्जी फैक्टर डिपेंड करेगा, जैसे टेट्राहेड्रल में T2 होता है हाई एनर्जी का और ऑक्टाहेड्रल में T2 होता है लो एनर्जी का। तो एनर्जी कैन बी वेरीड, एनर्जी दोनों की वेरी हो सकती है, लेकिन d ऑर्बिटल जो है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में दो ही पार्ट्स में स्प्लिट होता है, दैट इज T2 और E।
अब जो हमारा T2 सेट होता है वो हमारा होता है ट्रिपली डिजेनरेट, मतलब उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं सेम एनर्जी के। और जो हमारा E सेट होता है वो होता है हमारा डबली डिजेनरेट, जिसमें 2 सेट्स होते हैं। तो जिस तरीके से हमारा d ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, वैसे ही हमारी d स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। इसका जो एक पार्ट होता है ट्रिपली डिजेनरेट, उसको अपन T2 बोलते हैं, और एक पार्ट जो होता है वो डबली डिजेनरेट होता है, जिसको अपन E बोलते हैं। तो लगभग सेम ही काम चल रहा है। देखो बस यहाँ पे ऑर्बिटल्स थे तो छोटे सिंबल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है तो कैपिटल सिंबल यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और लास्ट हमारे पास कौन सा है, हमारा f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वैसे अपन ने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अपन d ऑर्बिटल को लेके चल रहे थे। पर f ऑर्बिटल की जब अपन स्प्लिटिंग करवाते हैं तो इसमें भी हमारे पास 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है। 3 लेवल्स में से 2 लेवल्स होती हैं हमारे पास ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के, और एक लेवल होता है हमारे पास सिंगली डिजेनरेट ऑर्बिटल का। जो हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल होता है उसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं A। जो ये ट्रिपली डिजेनरेट आती हैं इनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं T1 और T2। तो जैसे हमारा f ऑर्बिटल 3 लेवल्स में स्प्लिट होता है, वैसे ही हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म f भी 3 लेवल्स में स्प्लिट होती है, T1, T2 और A। तो ये जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स थी, आफ्टर स्प्लिटिंग जो मैं इनके सिंबल्स दिखा रहा हूं आपको, इन्हीं सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, मूलिकन सिंबल्स बोलते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने P1 कॉन्फ़िगरेशन ले ली, D1 कॉन्फ़िगरेशन ले ली और F1 कॉन्फ़िगरेशन ले ली। P1 के लिए, D1 के लिए, F1 के लिए, तीनों के लिए मैं ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकाल लूंगा। वो जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म्स होंगी उनकी फिर ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हो सकती है, और स्प्लिटिंग होने के बाद वो इन मूलिकन सिंबल से अपने एनर्जी लेवल्स को शो कर सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक हमारे मूलिकन सिंबल्स का। बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।